हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है तो आप लोग घर में डेरिवेशंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो एक डेरिवेशन के लिए मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप के लिए हेल्पफुल होगा। एंड मैं वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज अक्सर आपकी बुक्स में या मोस्ट ऑफ द बुक्स में शायद ये नहीं होगा एंड मे बी आपके टीचर ने भी आपके साथ ही डिस्कस नहीं किया होगा, आपको नहीं बोला होगा। ओके, एंड आपका भी इस पे ध्यान नहीं गया होगा। तो डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन है जो आपने ये 11th में डेरिवेशन की होगी, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। तो ये वो डेरिवेशन है। एंड अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे देखूं ना तो आपने इसको कैसे किया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ, ये आपने अर्थ मानी होगी एंड यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे जी रखा होगा। एंड यहां आप थोड़ा सा डेप्थ नीचे जाके यहां इस पॉइंट पे आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जी डैश रखा होगा। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की फार्मूला आपने जी फॉर द सरफेस लिखा होगा 4/3 पाई जी आर रो। एंड जी डैश एट सम डेप्थ लिखा होगा 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो। तो यहां आप क्या करते हो, सरफेस पे जब आप लिखते हो, सरफेस पे जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लिखते हो तो वहां पे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी फार्मूला होती है 4/3 पाई जी आर रो। तो फिर आपने देखा होगा कि जब हम डेप्थ डी नीचे जाएंगे इस पॉइंट पे तो यहां पे अर्थ का रेडियस आर माइनस डी होगा, क्योंकि ये जब d नीचे आएंगे पूरा टोटल r है तो ये होगा अब ये छोटा सा रेडियस r माइनस डी। तो फिर आपने लिखा होगा क्योंकि अब अर्थ का अब रेडियस कम है तो यहाँ पे इस पोर्शन के लिए तो अब होगा g डैश इक्वल टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो। एंड फिर आपने इस इक्वेशन को ये इक्वेशन डिवाइड की होगी एंड वहां से आपको मिला होगा g डैश की फार्मूला वो कुछ ऐसे आई होगी कि g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाय आर। तो ये आपको फिर फार्मूला मिली होगी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का विद डेप्थ। या तो आपके टीचर ने कुछ ऐसा किया होगा, अगर मैं यहां इसको पहले रब करूं, देखो या तो आपके टीचर ने कुछ ऐसा किया होगा इन टर्म्स ऑफ मास, अगर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना किया होगा तो फिर उसने कुछ ऐसा किया होगा कि सरफेस पे रखा g एंड g होगा g m बाई रेडियस का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर। एंड फिर पॉइंट d पे जो g डैश है वहां पे लिखा होगा g, वहां पे m डैश डिवाइडेड बाई r माइनस d का होल स्क्वायर। एंड फिर ये m डैश निकाला होगा इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, फिर यहां पे मास m डैश का वैल्यू निकाल के फिर से इन दो इक्वेशंस को डिवाइड किया होगा तो वहां से अगेन आपको फार्मूला ये मिली होगी कि g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ओके, तो फिर से यही फार्मूला। सो चाहे आपके टीचर ने या चाहे आपकी बुक ने मास की टर्म्स में किया है या डायरेक्ट डेंसिटी वाली फार्मूला यूज की है तो ऐसे ही किया होगा। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो सरफेस है ना, सरफेस पे पहले निकाला होगा फिर एट सम डेप्थ निकाला होगा, उन दो को डिवाइड किया होगा एंड फिर आपको मिला होगा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। जब हम यहां पे जाते हैं ना, यहां इंपॉर्टेंट है क्या, देखो अब आप सोच रहे होंगे सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां जब आप जाएंगे ना इस पॉइंट पे तो यहां पे अक्सर बुक्स या टीचर्स ने या आपने स्टडी किया होगा कि अब अर्थ खाली इतना है, अर्थ अब इतना छोटा सा स्फीयर है तो उसी स्फीयर का आपने मास निकाला होगा तो फिर उसी को आपने यूज किया है एंड फाइंड किया होगा g डैश। तो आई रिपीट, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये g डैश निकालते हो ना एट दिस पॉइंट तो यहां पे हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं कि हमने खाली यहां पे ध्यान दिया होता है खाली दिस इनर पोर्शन पे। आपको बोला गया होगा कि अब अर्थ ये इनर पोर्शन है, इनर स्फीयर है जिसका रेडियस है r माइनस डी, इसी पे खाली ध्यान दिया होगा। ओके, तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट यहां पे आप देखेंगे, देखो डियर जब आप किसी डेप्थ पे जाएंगे ना इनसाइड अर्थ, जब आप किसी डेप्थ किसी पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पे उस पॉइंट पे
खाली इनर स्फीयर ऑफ अर्थ नहीं रहेगा, खाली इनर पोर्शन जो ये है खाली ये नहीं रहेगा, ओके, जिस पे आपने ध्यान दिया होगा। ओके, तो यहां पे आपको ये समझने की जरूरत है कि ये इस पॉइंट के लिए ये जो आउटर शेल है जो मैं यहां बनाऊंगा, ये जो आउटर शेल है तो इसका भी तो मास है। ओके, आई रिपीट, जब आपने इनसाइड कोई पॉइंट लिया ना यहां पे सपोज, तो यहां पे खाली आपने फिर उस इनर पोर्शन जो कि यहां बनेगा उस पे ध्यान दिया एंड उसी का निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स एंड उसी से फिर जी निकाला एंड उसी को किया। लेकिन ये जो आउटर मास है इस शेल का, ये जो शेल बन रहा है यहां, ये जो इसका आउटर मास है तो इसका कंट्रीब्यूशन कहां जाएगा? आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता क्यों है? वो लगता है मास की वजह से। तो जब आप इनसाइड अर्थ जाएंगे, इस पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो कुछ मास अर्थ का जो है ना वो आउटसाइड रहता है, जो कि ये मास है। इस पॉइंट के लिए ये जो मास है ये तो आउटसाइड मास है, तो मास लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अपनी तरफ। तो दैट मीन्स इस पॉइंट को ये जो अर्थ का ये आउटर मास है ये इधर खींचेगा। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स इसका इधर होगा तो व्हाटएवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम इसका कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं ले रहे? या अगर आप यहां पे इस मास पे भी ध्यान देंगे, ये भी तो खींचेगा इस मास को, इसकी वजह से भी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। या अगर आप इस मास को देखेंगे जो कि आउटर शेल पोर्शन में है ये वाला, तो ये भी तो खींचेगा इस पॉइंट को। लेकिन हम क्यों खाली इस इनर पोर्शन पे ध्यान देते हैं? ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका रीजन क्या है बेसिकली? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका रीजन है कि जब आप आउटर पोर्शन होता है ना अर्थ का, जो आउटर मास होता है, तो उसके लिए ये जो आप इनसाइड पॉइंट लेते हो उसके लिए वो बनता है पॉइंट इनसाइड द शेल। पॉइंट इनसाइड द शेल, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं। ओके, जब हम अर्थ के इनसाइड जाते हैं तो इनसाइड पॉइंट के लिए कुछ मास अर्थ का होता है आउटर पोर्शन में, उस पॉइंट के लिए वो आउटर रीजन होता है। हम उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या उसका फोर्स क्यों नहीं लेते? तो इसलिए नहीं लेते बिकॉज उस पॉइंट के लिए जो अर्थ का वो आउटर मास है उस पॉइंट के लिए वो बनता है शेल। क्या बनता है? शेल। एंड देयर इज नेवर एनी ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड अ शेल। आई रिपीट, जब भी कोई शेल होगा जिसका मास होगा तो उसके इनसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी नहीं होता, वो हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। अगर मैं यहां पे, हालांकि इसको शेल थ्योरम आती है जो ये प्रूव करती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा यहां लॉजिकली आपको समझाऊं, देखो अगर मेरे पास एक शेल है, मैं सेंटर पे कोई मास रखूंगा तो ये जो मास है ये इस मास को इधर फोर्स लगाएगा, लेकिन इसका एक कंट्रेरी अपोजिट मास यहां पे अपोजिट पॉइंट पे मास एग्जिस्ट करता है, वो फोर्स इधर लगाएगा। जितना ये इधर उतना ये इधर, तो ये नेट फोर्स होगा इन दो की वजह से जीरो। इसी तरीके से इस पॉइंट को ये वाला मास इधर खींचेगा विद सम फोर्स F, लेकिन यहां पे एक कंट्रेरी मास है जो इधर खींचेगा विद सेम फोर्स F। एज ए रिजल्ट इस सेंट्रल पॉइंट पे फोर्स हमेशा क्या होगा? जीरो। यहां पे सीधे लॉजिक है कि अगर सेंटर पे, शेल के सेंटर पे कोई मास रखेंगे तो उस पे फोर्स लगाएगा ये शेल क्या? जीरो। तो कैसे लगाएगा? बिकॉज हर कोई पॉइंट जो यहां इस मास को खींचेगा, दूसरा कोई मास होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा तो जीरो आएगा। लेकिन अगर अब आप कहेंगे सर अगर हम किसी और पॉइंट पे लेंगे, अगर हम कोई और पॉइंट लेंगे जो सेंटर पे ना हो, चलो यहां तो लगता है कि ये फोर्स इक्वल होगा, तो यहां पे क्या होगा? बेसिकली बेटा यहां पे ये जो मास है ना ये नजदीक है, तो आप सोच सकते हो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां जो ये मास है ये ज्यादा है दूर बट है ज्यादा। यहां ये जो क्लोज वाला मास है ये भी लगाएगा फोर्स, और ये क्लोज है तो ज्यादा लगाएगा। लेकिन यहां जो बाकी मास बचता है वो दूर तो है लेकिन है बहुत ज्यादा, इसीलिए जितना फोर्स उधर ये खींच लगाएगा इतना ही फोर्स ये भी नीचे लगाएगा, एंड रिजल्टेंट फोर्स इस पे भी क्या बनेगा? जीरो। ओके, एंड ये लॉजिकली, मैं यहां कोई प्रूफ नहीं, मैं बस लॉजिक समझा रहा हूं, लॉजिकली आप कैसे सोच सकते हैं यहां पे। एंड इन शॉर्ट, चाहे आप एक शेल के सेंटर पे कोई रखो मास तो उस पे भी नेट फोर्स आएगा जीरो, कहीं पे भी कोई मास रखो तो उस पे भी नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। ओके, सो यहां पे लॉजिकली थोड़ा आप बता सकते हो कि शेल के इनसाइड कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जीरो, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? जीरो।
ओके तो इसीलिए यहां पे जब आप अर्थ को डिवाइड करते हो ना इनटू दिस पॉइंट, जब आप अर्थ के लिए ये पॉइंट यहां पे लेते हो बेटा, तो चूंकि जो आउटर मास है वो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए क्या बनता है, शेल। एंड शेल कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता, इसीलिए हमने या बुक्स ने आउटर मास पे ध्यान नहीं दिया है। ओके तो लेकिन यहां पे मसला यह है कि मेंशन तो इसको जरूरी करना है। देखो अगर हम कहेंगे ना बस इनर स्फीयर रहेगा, वो लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे ऐसे जी, फिर ये आएगा तो ऐसे निकालेंगे, ठीक तो है, लेकिन उतना भी लॉजिक इसमें नहीं है, उतना भी सेंस इसमें नहीं रहता, बिकॉज यहां पे अर्थ डिवाइड हो जाता है दो मासेस में, तो हम आउटर मास तो नहीं छोड़ सकते, हमें तो पूरी अर्थ का देखना है। तो यहां पे इसलिए ख्याल रखना है जब आप इस डेरिवेशन को करोगे, तो जब आप लोगे सरफेस पे जी एट सम पॉइंट डेप्थ जी डैश, वहां पे आपको मेंशन करना है पहले कि अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मासेस फॉर दिस पॉइंट, जो आपने पॉइंट लिया होगा डेरिवेशन में, तो वहां पे आपको मेंशन पहले जरूरी करना है, रिपीट जरूरी करना है कि इस मास के लिए अर्थ को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पोर्शंस, आउटर शेल एंड इनर स्फीयर। तो आउटर शेल जो है, आउटर शेल की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा, बिकॉज शेल के इनसाइड हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जीरो, इसीलिए उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में नहीं होगा। ये मेंशन करने के बाद फिर आप खाली ध्यान दे सकते हो किस पे, इनर स्फीयर पे। तो फिर आप इनर स्फीयर से वैसी स्टडी करोगे जैसे आपको दिखाया गया होगा, लेकिन आई रिपीट ये पॉइंट जरूर मेंशन करना कि जब आप कोई पॉइंट P इनसाइड एट सम डेप्थ D सिलेक्ट करोगे, उस पॉइंट के लिए अर्थ विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर शेल एंड इनर स्फीयर। एंड आउटर शेल के लिए ये जो पॉइंट है ये एक इनसाइड पॉइंट है, एंड देयर इज नेवर ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड अ पॉइंट, इनसाइड अ शेल, तो फिर आप छोड़ सकते हो आउटर शेल को, एंड उसके बाद आप इनर स्फीयर पे खाली ध्यान दोगे, एंड उसको अकॉर्डिंगली जैसे आपको दिखाया गया होगा वैसे ही करोगे। लेकिन पॉइंट मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज इनकम्प्लीट है। ओके अदरवाइज इनकम्प्लीट है, बिकॉज अर्थ पूरे का देखना होता है, तो अर्थ में आउटर पार्ट भी है, एंड वो लगा सकता है, आपके माइंड में आ सकता है कि वो आउटर पार्ट तो शायद कहीं और से फोर्स लगाएगा, जैसे यहां ये पॉइंट है तो ये मास तो ऊपर की तरफ लगाएगा, तो आपने इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया, तो इसीलिए इस पे जरूर मेंशन करना है कि ये शेल बनता है, और शेल के लिए इनसाइड पॉइंट है, तो शेल का ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे फिर नहीं होगा। तो आई होप जो मैंने कोशिश की आपको ये क्लियर हुआ। ओके तो थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब।